बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जंग के दिनों में भी उसूल हुआ करते हैं, अखलाकी फ़राइज़ कवायद हुआ करते हैं कि जंग के दौरान आप दरसगाहों, इसके साथ साथ अस्पतालों और इसके साथ साथ तालीमी इदारों और इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाते। आप जंग के दौरान भी इन उसूलों ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन भारत शायद अखलाकियात की अलिफ से भी नावाकिफ़ है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर रवां साल 2000 से ज़ायद मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज़िंदगी किस कदर अजीरन है पाकिस्तान में, इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। इसका अंदाज़ा उन्हें ही बखूबी हो सकता है जो वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भारत की जानिब से ऐसी बर्बरियत, इसका मुस्तकबिल में भी कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ये खत्म कैसे होगा? देखिए, ये ख़त्म उसी वक्त होगा जिस तरह अब इनको भरपूर तरीके से जवाब मिलना शुरू हो गया है। या सर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों दफ़ा भारत, बुज़दिल भारत यही कर चुका है। अब उस जगह पर ये शेलिंग करते हैं जहां मासूम बच्चे होते हैं, जहां आबादी होती है, जहां पर स्कूल है, जहां पर अस्पताल है, जहां पर दरसगाहें हैं। आप देखें जो उन बच्चों पे जिन पे ये फायरिंग कर रहे थे, ये स्कूल देखें, अभी तो एक फुटेज ऐसी है कि जिसमें औरतें अपने मासूम बच्चों को उठा के भाग रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं। क्या जंगों के ये असूल होते हैं? क्या जंग में यह किया जाता है? अगर तुम बहादुर हो, आओ आकर मुकाबला करो। अब हम आपको दिखाते हैं, या सर अब आपको दिखाते हैं, जिस वक्त इन्होंने ये सब कुछ किया, इन्होंने LOC की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने हमारे फौजी जवानों पर हमले किए, हमारी इन बहनों बच्चियों पर हमले किए। जब लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ लाइन की खिलाफ वर्जी की तो उसके जवाब में इन्होंने एक प्रेस रिलीज भारत ने जारी की, उसमें इल्ज़ाम लगाया कि हमने पाकिस्तान के इतने फौजी जो है वो शहीद कर दिए। नहीं, आज हम आपको असल हकाइक दिखाते हैं। वो चीज सामने लेके आते हैं, 92 लेके आएगा, जिसको भारत छुपाने की कोशिश कर रहा था। भारत में चूंकि दिवाली थी तो दिवाली के त्यौहार पे ये नहीं चाहते थे कि पूरे भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ जाए। पाकिस्तानी फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको जवाब दिया है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले दिनों में इससे बड़ा जवाब मिलेगा। जब इससे बड़ा जवाब मिलेगा तो फिर इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर ये मासूम बच्चों को निशाना नहीं बनाएंगे, ये आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। इनको पता, यह शायद भूल गए हैं कि बेशक ये पाकिस्तान के अंदर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले, जितनी मर्जी लिसानी, मजहबी, दीगर जमातों पे, सियासी जमातों पे इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन पाक फौज हर सूरत में पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए बैठी है। वो इनको जवाब देगी, और ये जवाब हमने हमारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। हमने इनकी 28 फौजियों की लाशें भी दिखा दी हैं, किस तरह ताबूतों में जा रही हैं। राना साहब, अब्बास ताबिश साहब मशहूर शायर हैं, उनके अशआर इस मौजूदा सूरत हाल पे सादिक उतरते हैं कि तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशत गर्द कहकर मार दे, तूने जिसको मारने को भेज दी इतनी सिपाह, ये ना हो वो तुझको तेरे घर के अंदर मार दे। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पे मजीद बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आपको हजीमत उठाना पड़ती है अस्करियत पसंदों और हुर्रियत पसंदों से मुकाबले में। आप उस खफगी का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं, दरसगाहों पे हमले करते हैं, अस्पतालों पे हमले करते हैं। आपकी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए कि चौकियों पे हमले करें, जवानों पे हमले करें। आप मासूम बच्चों पे हमले करते हैं, डोजेर हम देते हैं उन्हें, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि डोजेर का असर बैनुल अक़वामी सतह पर भी होगा? देखिए, ये जो हमले करते हैं उन ठिकानों के ऊपर या उन अहदाफ के ऊपर जिनका इस लड़ाई के साथ कोई काम नहीं है, वो गरीब लोग हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये एक फौज की अखलाकी पस्ती है, उसकी कैरेक्टर फेलिंग है कि वो निहत्ते लोगों को जो है वो निशाना बनाए और उनके ऊपर जुल्म करे या उनको कत्ल करे। ये उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो ये सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया नहीं है अंदरून में, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हम इस किस्म का काम फिलहाल नहीं करेंगे, और ये मेरे ख्याल में का दुरुस्त फैसला है मौजूदा हालात में। अगर इनको हम पुष्ट पनाही करें फौजी, तो इनका क्या हाल होगा, इनको समझ नहीं आनी है।
ये अभी इन्होंने तो ये चंद लोग उठ के इनको वो सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म की हद की है, मेरे ख्याल में आप अगर दुनिया में तारीख में कोई जुल्म उठा के देखें जो कश्मीरियों के साथ इस वक्त हो रहा है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कि बच्चों को, स्कूल के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने स्कूल की मासूम बच्चियों को निशाना बनाया, लोगों को निशाना बना रहे हैं, शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हमने जवाब दिया, हमारी पाक फौज ने जवाब दिया। 28 हमने उनके ताबूत दिखा दिए हैं। ये अपने मीडिया से छुपाते हैं, कितनी देर छुपाते रहेंगे मीडिया से? आज हमने बेनकाब कर दिया, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे। जब इनके बंदे, जब ऐसा होगा हम सामने लाएंगे। तो ये इंडिया अपनी फौज को भी धोखा दे रहा है, अपने शहरियों को भी धोखा दे रहा है। कब तक ये धोखा देता रहेगा? देखिए, ये जब से ये सरकार आई है मोदी की, इन्होंने तो हदें पार कर दी हैं बेहयाई की और इस किस्म के जुल्म की। बहुत ज्यादा इन्होंने ज्यादती की और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अफसोस होता है जो इस किस्म के लोगों की पुश्तराही करते हैं और उनको वोट देते हैं और इनको लेके आते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को भी तबाह कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने ऐसी पोलराइजेशन की है। अभी उन्होंने चाइना के साथ इन्होंने ये वाली गड़बड़ की, वहां पर उनको मार पड़ी। हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते हैं, यहाँ पर भी मार पड़ती है। तो एक मुझे समझ नहीं आती कि चाहते क्या हैं। अभी बात यह है कि किस तरह कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं, जो अंदरूनी मकबूजा कश्मीर है, जिसके ऊपर बंदे को रोना आता है फिलहाल कि ये वहां पर जो जुल्म हो रहे हैं, उसके साथ क्या किया जाए। अभी उसमें यह है कि उनका जो कब्जा है उसको इतना मुश्किल बनाया जाए, उसको इतना कीमती बनाया जाए, उसको इतनी कीमत अदा करनी पड़े कि वो इससे दस्तबरदार हो जाए। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी, कुछ मुआशी हालात हमारे कमजोर हैं और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल भी ऐसे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखें, इसके बावजूद ब्रिगेडियर साहब हम जवाब तो दे रहे हैं, भरपूर जवाब दे रहे हैं। अगर वो एक करते हैं और उसका जवाब मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो जवाब अंदर भी चाहिए इनको। इन्होंने जो कब्जा नाजायज किया हुआ वहां पर भी कब्जा चाहिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, वो दूर नहीं है कि जब हम इस हालत में होंगे कि जो जवाब इनको अंदर चाहिए, जो वहां पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, स्कूल के लड़कों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को घरों में बंद किया हुआ है, उनकी जो मईशत है उसको तबाह कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब, अगर एक दो बार हो ना तो फिर बर्दाश्त भी कर लिया जाए, लेकिन रवां साल के अंदर जब 2400 से जायद बार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो तो रोना भी आता है। क्या आप ये समझते हैं कि दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफरा को जो ढुज़ैर पर ब्रीफिंग दी गई है उससे बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ मौक़िफ़ में तब्दीली आएगी? देखें, काफ़ी मेरे ख्याल में अगर आप देखें कि बैनुल-अक़वामी जो प्रेस है, मीडिया है, उसमें काफ़ी अभी तनकीद जो है भारत के ऊपर हो रही है कि वहाँ पर जो हुकूक़ बशर हैं, जो इंसानियत से सलूक किया जाता है लोगों के साथ, उसका कुछ ना कुछ अभी वो उभर रहा है और वो ऊपर आ रहा है। कई ममालिक हैं जो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। अभी मुझे एक और जो रोशनी की किरण नजर आती है, वो अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया है, जो बाइडन साहब जो है, वो काफ़ी उन्होंने जो हुकूक़ बशर है, ह्यूमन राइट्स है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बातचीत की है अपने कैंपेन के अंदर। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जब वो सदारत के ओहदे पर आएंगे और हल्फ लेने के बाद बेहतरी की उम्मीद ही रखनी चाहिए। हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश कभी भी हमारी कमजोरी नहीं है। हमारे घर पर अगर आंच आएगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल 3 बड़ी जमातें, इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे, गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इलेक्शन में जो इनके मुमकिना नताइज थे वो इनकी तवक्कुआत के बरक्स आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन चोरी हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि धांधली हुई है। और क्या आने वाले दिनों में अपने अपने तय एहतजाज किया जाएगा या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया जाएगा? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक उनके इलेक्शन चोरी हुए हैं और वो जा रहे हैं कारकुनान के साथ मिलकर एहतजाज करने। तो क्या आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अकेले एहतजाज करेंगे या पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को भी एहतजाज में शामिल करेंगे? देखिए, पहला मरला तो ये है कि हर कोई, देखिए कैसे उन्होंने पहले तो प्री पोल रिगिंग है, लोगों को शामिल करवाया गया, पार्टियों को तोड़ा गया। हमारी पार्टी से तो खैर ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बंदा ही लौटा हुआ, वो भी हार गया। अगर वो पीपल्स पार्टी में रहता तो शायद पीपल्स पार्टी के वोट डालकर और उसने जो वोट लिए हैं उससे वो जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी इंटैक्ट रही, बाकी जमातें तोड़ी गई, फिर ये मिनिस्टर्स को भेजा गया, फिर उससे पहले इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद बुलाया गया और यहाँ पे आकर सारा जो खेल तमाशा होना था वो सारा किया गया। आप जरा कल का देखें कि कल हमारी जो कल सीटें बहुत आगे थी, वो शिगर से इमरान नदीम वाली थी, आप स्कर्दू से मोहम्मद अली शाह वाली, मेहदी शाह को उड़ाया गया। अभी जमील रात को जीत कर जुलूस निकाल कर सोया, सुबह 2 वोट से उसको हरा दिया गया है। 637 वोट की लीड थी उसकी और वो खाकर सारा रिजल्ट तब्दील किया गया है। बशीर का उधर ऊपर से नहीं दिया गया। तो ये सारे का सारा एक तमाशा हुआ है कि इलेक्शन थोड़ा है, तो इसलिए कि पीटीआई भी नहीं जीत सकी। पीटीआई को पता चल गया कि वो नहीं जीत सकती थी। नया तमाशा शुरू कर दिया गया, आजादों को जिता दिया गया और बाकी सारा जो सिलसिला है वो आपके सामने है। जो सब कैसे मान ले जब नजर आ रहा है हमारी आंखों के सामने चोरी किया गया, तो जो कैसे सब मान ले? बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान पहुंच के उन्होंने वहां पे शुरू भी कर दिया है। क्या हम ये जानना चाहेंगे, क्या वो है ही उधर? चले उधर उन्होंने तहरीक शुरू कर दी, उन्होंने कारकुनों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, सारा कुछ हो गया। अब ये बता दें कि पाकिस्तान में आप धांधली के खिलाफ, जाली इलेक्शन जिसे आप कहते हैं, उसके खिलाफ पीडीएम मिल के तहरीक चला रही है। यही सवाल यासर ने पूछा, क्या अब जीबी के अंदर भी पीडीएम मिलकर तहरीक चलाएगी या हर जमात अपने अपने ताई वहाँ पे जलसे जुलूस करेगी? देखिए, अभी तो हर जमात अपने तौर पर करेगी, पहले अपने तौर पर करेगी, फिर जिस स्टेज किसी स्टेज पे इकट्ठा होना पड़ा तो इकट्ठे भी होगी। तो ये अभी तो देखिए ना, अभी तो सामने सारी चीजें हो रही हैं, तमाशा हो रहा है। अभी तो ये सारी तबाही की है इन्होंने। और बिलावल साहब ने कहा था कि ये इशू जो है ये सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप एक ऐसे सेंसिटिव इलाके में अगर इलेक्शन चोरी करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप ये कहेंगे कि देखिए जी इंडिया क्या कह रहे हैं, क्या आप पहले उससे पहले आपको जब कर रहे होते हैं ये तब नहीं आपको पता होता कि इंडिया क्या कहेगा या अमेरिका क्या कहेगा? चौधरी साहब, आपकी जमात का एक बड़ा मुतालबा था इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन फौज तैनात करने के बगैर होने चाहिए। ये इलेक्शन फौज तैनात करने के बगैर हुए, अब उसमें भी धांधली हुई। ये निजाम किस तरीके से बेहतर होगा? आज पीटीआई है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, तो दीगर जमातें भी यही कहेंगी विफाकी हुकूमत असरअंदाज हुई है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया था वो जरा गए हैं, उनका कोई नोटिस लिया है? वजीर आजम गया है, कोई नोटिस लिया है? किसी को कुछ कहा है? उल्टा आप बिलावल साहब को कह रहे हैं कि आप छोड़ जाए। यानी जिसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, वज़रा वहां पे, आपको नहीं पता वज़रा क्या तकरीरें करते रहे? किसी एक को नोटिस दिया, किसी एक से बात की है? क्या मतलब हुआ? पहले आपने गंदम उनकी रोकी जो जा रही थी, वो आप लोगों ने यहाँ पे रोक ली और फिर इलेक्शन के दरमियान वो 1 लाख बोरी आपने रिलीज कर दी, लोगों को गंदम तकसीम की, पैसे तकसीम किए। वो तो ओपन कहता रहा कि मुझे इतने वोट, जितने 1000 वोट देंगे मैं उतने 100 करोड़ आपको दूंगा, उतने 1000 करोड़ दूंगा। इसमें कोई ढकी छुपी बात? ये इलेक्शन थे। अच्छा, जो सब जब इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ हो रहा था, आपको नज़र आ रहा था, सब कुछ आप देख रहे थे और आपको पता भी था कि ये सारा कुछ होना है, सामने हो रहा है, वज़रा भी वहाँ मौजूद है, तकसीम भी हो रही है पैसे की, हर चीज़ हो रही है, तो फिर क्या बेहतर नहीं था कि इलेक्शन से पहले यहाँ तो इसका बाइकआउट करके कह दिया जाता? यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी सीटें या दूसरी जमातों की सीटें बेहतर हो तो उसके बाद कोई फैसला करें? जी, ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर मरले पे हम कहते रहे। क्या बिलावल साहब को जब रोका गया आखिरी जलसे से, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें नहीं की? उससे पहले नहीं की, जलसों के अंदर नहीं की? ये सारी बातें होती रही। आप बाइकआउट तो कोई सोल्यूशन देखें, आप ही के अगर हम बाइकआउट कर देते तो ये इनको एक्सपोज कैसे होते हैं? चले मैं सब इसी की तरफ आते हैं। आपके बीडीएम के इत्तेहादी जो हैं वो वहाँ पे चले, आपके इत्तेहादी नहीं थे जीबी में मुस्लिम लीग नून,
उनका कहना था कि जो बिलावल, उनके जो साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान, उनका ये कहना था हमारे ही प्रोग्राम में कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिंध हुकूमत के जितने वसाइल वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के वज़रा वहाँ मौजूद हैं और वो भी वफाकी हुकूमत की तरह वहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। मसलन कौन? ये सईद गनी साहब का उन्होंने नाम लिया और क्या वसाइल इस्तेमाल किए, ये मैं नहीं कह सकता, नासिर शाह साहब का नाम, ये बात हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम लीग नून के वहाँ के नासिर शाह साहब और वो गए, उनको फौरी तौर पर बिलावल साहब ने कहा कि आप छोड़ जाएं, वो चले गए, वापस चले गए। एक दो दिन वहां पे रहे, एक दो दिन में सिंध गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन को मैनूवर करने का इख्तियार है, वहां पे कोई इमदाद देने का इख्तियार है, वहां पे कोई मशीनरी उनके जरिए लगती है, क्या है वहां? देखिए ये तो उनका कहना है कि सिंध के जो वसाइल थे, हम नहीं कह रहे, या हफीज़ुर रहमान जो उनके साबिक, उन्होंने कहा जी पैसे खर्च कर रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम में कहते हैं तो हम उनकी चला देते हैं। कहाँ पे किए पैसे? ये हमें नहीं पता, ये तो हम आपके इत्तेहादी जो है, मैं तो उनका इल्जाम आप तक पहुंचा रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को कोई फंड नहीं दे सकती, फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। चले, इसका जवाब भी हाफिज हफीजुर रहमान साहब के पास ही होगा। चौधरी साहब ये चले बता दें कि अब इब्तदाई तौर पे जो एहतजाजी मरहला है नताइज आने के बाद, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मरहला कितने अरसे चलेगा? वहाँ की इंतजामिया को तब्दील नहीं कर सकती। आप डिप्टी कमिश्नर अगर लगाएंगे वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो फिर क्या होगा? रिटर्निंग ऑफिसर अगर डिप्टी कमिश्नर हो, यही होगा ना जो हुआ। अच्छा जोसेफ, क्या आप इस धांधली के खिलाफ सिर्फ तहरीक चला रहे हैं या अदालतों का रुख भी कर रहे हैं? सारा कुछ ही करें, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करें, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, अदालती फॉर्म भी इस्तेमाल किया जाएगा, एहतजाजी तहरीक भी इस्तेमाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने का। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इंतखाबात हुए, इसमें क्या आने वाले दिनों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी एहतजाजी तहरीक चलाई जा सकती है? इस पर मुकामी रहनुमाओं ने राय क्या दी है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, पीडीएम अगर तहरीक चलाना चाहे तो मकामी तौर पर जो रहनुमा थे, जो आपसी मुकाबले का शिकार थे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल पीपी का नुमाइंदा था, वो क्या राय रखते हैं? वो इकट्ठे होकर तहरीक चला लेंगे? देखिए यासर, मैं एक खबर आज ब्रेक कर दूं। आज सुबह मोहतरमा मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो का राब्ता हुआ। गुज़श्ता रात भी एक राब्ता हुआ था। उस राब्ते में पहले ये फैसला हुआ था कि जनाब रिज़ल्ट जब आना शुरू हुए तो फौरी तौर पर दोनों की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाए और दोनों एक ही वक्त में ट्वीट करें ताकि ये थोड़ी सी मूवमेंट बने। और उसमें बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान को भी कहा गया कि आप भी आएँ, लेकिन उस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान के एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार से आगे जा रहे थे। अब जब ये प्लानिंग इनकी हुई तो उस प्लानिंग में थोड़ी सी डिले हो गई कि दोनों ने इल्ज़ाम ज़रूर लगाया, तीसरा जो है वह अभी तक खामोश है, उस तरीके से नहीं आया। अब इन तमाम चीज़ों के बाद फिर ये फैसला इन्होंने, आप आज जो सुबह फ़ोन पे इनकी गुफ्तगू हुई उस पर यह कहा गया कि जनाब आइए मिलकर इस वहाँ पे तहरीक चलाते हैं। तो मिलकर तहरीक चलाने के हवाले से जब दोनों सियासी जमातों ने आपस में अपने वहाँ के मुकामी, देखें तहरीक ये कोई कराची में नहीं चलनी, ये तहरीक कोई सखर में नहीं चलनी, ये तहरीक जो है कोई फैसलाबाद में नहीं चलनी, ये जीबी में चलनी है ना। तो वहाँ के वोटर जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बाहर आना है। अब मामला ये हुआ है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी हर हल्के में तहरीक इंसाफ के खिलाफ उम्मीदवार दिया हुआ था। जमीयत उलमा इस्लाम ने नून लीग के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दिया था। अब वहाँ की क़यादत ने वाज़े तौर पर कहा, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ बता रहा हूँ, आज तो वहाँ पर इनको चाहिए था जितने बड़े जलसे किए हैं या सर, उतना बड़ा जुलूस तो होना चाहिए था ना, उतना बड़ा एहतजाज तो होना चाहिए था। अगर आप अभी दिखा दें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर, वहाँ पे दीर में जो नया मीर में जो लगा हुआ है जो एहतजाज हो रहा है, उसमें कितने लोग हैं तो आपके नज़र आ जाए। वहाँ की मुकामी क़यादत ने अपनी क़यादत को वाज़े कह दिया कि पहले आपकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया है कि हम यहाँ पर कई सालों से पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ऊपर से लेकर नीचे तक इनके खिलाफ चलते हैं। आप दोनों लीडर यहाँ पे आए, आपने एक दूसरे के कसीदे पढ़े, आपने वहाँ पे इमरान खान की मुखालफत की और उसके बाद चले आप मुखालफत ये भी करते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा जब आपने बैठ के इकट्ठे चाय पी,
जब आपने बैठ के इकट्ठे गुफ्तगू की, जब वो तस्वीरें चली, तो कारकुनों ने यह कहा कि मुफादात के लिए तो आप इकट्ठे हो गए हैं, तो हम कारकुनों से किसी ने पूछना गवारा नहीं किया, तो फिर हम कारकुन भी अपना वोट का हक अदा करते हुए आपसे क्यों पूछे? दो राब्तों के बाद इनकार हो गया कि ये इकट्ठी तहरीक नहीं चलेगी। मैं ये ब्रेक कर दूं कि देखें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, या सर याद होगा, हमने कहा था इतनी नशिस्तें इस तरीके से। उस वक्त भी बात यही थी कि पीपल्स पार्टी का कारकुन नून लीग को तस्लीम नहीं करता, नून लीग का कारकुन पीपल्स पार्टी को तस्लीम नहीं करता, जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन इन दोनों को तस्लीम नहीं करता। वहां की सूरत बिल्कुल तब्दील है, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। यहाँ पे गुजरांवाला आपको याद नहीं, मरियम के तकरीर के वक्त पीपल्स पार्टी गायब, बिलावल की तकरीर के वक्त मुस्लिम लीग नून गायब, और मौलाना फजल रहमान की तकरीर के वक्त सारे ही गायब। तो ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे ही हुआ है। अब इनकी मुश्तरका तहरीक के हवाले से इन्होंने एक फैसला किया है कि राज़ी करें अपनी मुकामी क़यादत को। वो राज़ी नहीं हो रही, किसी सूरत में नहीं राज़ी हो रही, लिहाजा वो प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी सारे फ्लॉप हो गए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना, जिस पर अब मरियम और बिलावल बहुत ज़्यादा मशावरत कर रहे हैं, ये टेलीफोन गुफ्तगू में ये भी हुआ है कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई। देखें, पाकिस्तान के दानश्वर, एक बड़े मारूफ एंकर ने, याद है आपको, उसने तो यहाँ तक कह दिया था जी फैसला हो गया है, डील हो गई है, फैसला हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध जो है वो बिलावल साहब के हवाले, मरकज़ जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले, पंजाब जो है काफ लीग के हवाले। याद है ना आपको, बड़ा डिस्कस होता रहा। तो इस रिजल्ट के बाद तो कई दानश्वर बेचारे भी डूबे, कई मारूफ एंकर्स भी डूबे, और डूब गई तमाम PDM भी डूब गई। अब क्या करेंगे? अब मुझे बताएं, जो 25 वोटों से या 100 वोटों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से, नून लीग के उम्मीदवार से पीपल्स पार्टी का बंदा हार गया है, तो वो उसके हक में निकलेगा बाहर? ये हो गया। और ये फैसला भी कर ले कि इज्तमाई तौर पर तहरीक चलानी है, तो कारकुनान GB से नहीं हो सकते। आप सिंध से या पंजाब से कारकुनान ले आए तो एक अलग बात है, GB के कारकुनान इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात की दावेदार थी कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा तो जलसों में रश देखकर परेशान थीं कि इतनी आवाम कहां से आ गई। लेकिन नताइज क्या निकले? अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर अभी तक बमुश्किल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कब्जा जमाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 9 है, उनकी इत्तेहादी MWM है उसके पास 1 है, और आज़ाद उम्मीदवार 7 हैं, जिसमें से 4 ने अपना वोट PTI के पलड़े में डाल दिया है। तो राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया आप क्या समझते हैं? बयानिया पिटा है या वहां पर होने वाले जो इंतखाबात थे उसमें वफाकी हुकूमत की जीत हुई है? वफाकी हुकूमत की अगर जीत हुई तो उसमें बयानिया पिटने का किरदार कितना है? नहीं, ये वफाकी हुकूमत की कोई जीत नहीं हुई, ये वहाँ पे एक इलेक्शन हुए हैं। अगर वफाकी हुकूमत की जीत होती, मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दें, ये सारे चीख तो रहे हैं ना, सियासतदान बोल रहे हैं, उनका हक है। आज़ाद उम्मीदवार को हराना सबसे आसान होता है अगर आपने 2 नंबरी करनी हो, इसलिए कि उसके पीछे कोई सियासी जमात नहीं खड़ी होती, उसके पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसने इंटरनेशनल सतह पे जाके शोर मचाना है। उसको हराना आसान होता है ना कि आज़ाद उम्मीदवार अपने हल्के में चीखेगा ना, हरा के आप दूसरी अपनी मनपसंद जमात को जिता दें, यही हो सकता है ना। जब आप सियासी जमातों को हराते हैं तो उसके पीछे कुव्वतें खड़ी होती हैं, सियासी जमातें खड़ी होती हैं, शोर मचता है, ऐसा ये होता है। लेकिन अब हकीकत यह है कि वहाँ पर इलेक्शन फेयर एंड बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। चलें आप आ जाए ना जी, मान लिया कि मुस्लिम लीग नून की बात, इसमें आज मैं आपको 2 बड़ी खबरें दूंगा कि मुस्लिम लीग नून की बात को मान लें कि वहाँ पे जी बड़ी धांधली हुई, चलो धांधली हुई, आपको कितने वोट पड़े? आपको कितने वोट पड़े? आप देख लें 7 लाख से ज़्यादा वोटर है जी वहाँ पे। हाँ जी। आप कहते थे कि आपसे बड़े जलसे कोई नहीं है, आपने वहाँ पे दावे किए कि इस इलेक्शन के बाद यहाँ से हम जीतेंगे तो वो इस्लामाबाद भी ख़त्म हो जाएगा, ये बाकायदा तकरीर मौजूद है ना। अब आप ये देखें कि 7.5 लाख या 7 लाख वोटों में से क्या आपके पूरे उम्मीदवारों को 1 लाख वोट पड़ा है? जरा गिनती करके देख लें। अगर नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि आपका बयानिया पिट गया है। मैं समझता हूं कि मेरे पास जो इतला है उस इतला के मुताबिक देखें, आप जिस इलाके में आपका ये इलेक्शन था ना, ये इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके के लोगों को जन्नत
बना दिया हुआ है, मतलब जन्नत जैसा उस इलाका बना दिया है। इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों की कुर्बानियाँ देकर वहाँ पर अमन किया हुआ बहाल, वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वहाँ पर लोगों को हर आसाइश देते हैं। सख्त सर्दी में, सख्त तरीन सर्दी में वो खुद पहरा देते हैं, यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करते हैं। और वहाँ का सबसे बड़ा मसला टूरिज़म, अच्छी सड़कें, सिक्योरिटी, ये मसला है। जब आप वहाँ पर बयानिए में और फौजी अपने अदारों को, कौमी अदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, जब वहाँ पर आप पाक अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार्स पर तनकीद करेंगे, तो किस तरह हो सकता है आप क्या बयानिया चले? तो अब आपका नून लीग के अंदर नई बहस कौन सी शुरू हो चुकी है? हाँ, अब आपको मैं एक और बड़ी खबर दे दूं जी। आज नून लीग के 2 इजलास हुए हैं यासर। एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, एक इजलास हुआ है लाहौर में। इस्लामाबाद और लाहौर के दोनों इजलासों में मुस्लिम लीग नून के बड़े बैठे हैं और उन्होंने उस इजलासों में वाज़ेह कहा है कि जनाब जितनी हमारी मूवमेंट बनी हुई थी, बीबी मोहतरमा जो है मरियम साहिबा, इनके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाकर वहाँ तकरीर करने के बाद और जो रिजल्ट आया है उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी जितनी मूवमेंट बनी थी सबका बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने कहा जी कि ये इनका बयानिया मुस्तरद हो गया है और अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के बाकी सूबों में रही और यहाँ पर भी अगर इलेक्शन हो गए, जब भी इलेक्शन हुए, तो इससे भी बुरा रिजल्ट आएगा। ये लफ्ज़ अदा किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमने अपनी सियासत बचानी है, मुस्लिम लीग नून के ये बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कह दिया है कि अगर हमने अपनी सियासत बचानी है तो फिर हमें इस बयानिए को बदलने की ज़रूरत है और इस बयानिए को बदलने के लिए अपनी क़यादत पर प्रेशर डालने की ज़रूरत है। ये इतला मोहतरमा मरियम साहिबा तक पहुँच चुकी है। अब मरियम साहिबा ने सख्त तरीन अल्फाज में इन लोगों के मुतालिक बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन मोहतरमा ने बाकायदा उनको पैगाम दिया है कि अगर आप इसी तरह रहेंगे तो हम आपको अवामी कुव्वत से, ये मतलब अवामी कुव्वत से आपके साथ वो करेंगे, आप याद रखेंगे। लेकिन नून लीग जो है उसके अंदर पहले अगर 25 लोग इस बयानिए के खुलकर मुखालफत कर रहे थे ना, अब समझ लें कि 75% लोग कर रहे हैं, क्योंकि जीबी के इलेक्शन जो है इसमें इनको जितनी उम्मीद थी वो तो इनको तो बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज इस बयानिए के मुस्बत होने या मनफी होने का बय्यन सबूत है। अवाम को भी ये सोचना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत रखना चाहिए। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ वफाकी वज़रा और अराकीन असम्बली क्या राय रखते हैं, उनके तासुरात क्या हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत फैसला क्या कर रही है, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कश्मीर में जो इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, दरिंदगी का जो वाक़या पेश आया और इंसानियत के लिबादे में दरिंदा सिफ्त इंसान ने जिस कदर की हौलनाकी की उसे भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने हीरो को भी सलाम अकीदत पेश करना चाहिए, खिराज अकीदत पेश करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस दरिंदगी का शिकार बनने वाली उस मासूम कली को भी भूलना नहीं चाहिए जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हवाले से एक वीडियो है, पहले वो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये सलामी पेश की गई उस ASI मोहम्मद बख्श को कि जिसने अपनी बेटी को सामने किया किसी दूसरे की बेटी बचाने के लिए। सलाम पेश करते हैं हम इस बहादुर पुलिस अफसर को भी और हम उस बच्ची को भी साथ में याद रखें कि जिस पर ये दरिंदगी बीती है। राना साहब, हम अपने हीरो को तो याद कर रहे हैं, साथ में उस बच्ची को भी याद रखना चाहिए कि जो इस इबरतनाकी का निशान बनी और उसे अब इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। या सर, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए जिस शख्स ने, जिस ASI ने, उसकी बेटी ने। पूरी पाकिस्तानी कौम उसको सलूट कर रही है और हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि पूरी जो पुलिस है, चाहे पंजाब की हो, सूबा सिंध की हो, KPK की हो, किसी भी जगह की हो,
उसको ऐसे ही फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। मगर सोचने वाली बात यह है कि यासर एक मासूम बच्ची के साथ जब यह दरिंदगी हुई है, जो ऐसा इस वक्त अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर कर रही है, उस बच्ची के हवाले से पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश क्यों थी? उस बच्ची के हवाले से अभी तक बहुत बड़े सियासतदान जो हैं, यासर कितने सियासतदानों के आपने बयान सुने हैं, कितने बड़े लीडरों के बयान सुने हैं? पीडीएम के कितने लीडर हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरूर उस पर बयान दिया है, लेकिन उस पर मरियम के बयान कितने आए? उस पर मौलाना फजलुर रहमान के बयान कितने आए? उस पर जो नूरानी साहब के साहबजादे हैं उनके बयान कितने आए? उस पर बाकी लोगों के बयान कितने आए? देखिए, इस मुआशरे से इस गंद को साफ करने के लिए, इस बुराई को साफ करने के लिए तमाम मुकातमे फिक्र को एक होना होगा। पाकिस्तान की बदनामी के लिए तो बहुत सी एनजीओज, मोहब्बती ग्रुप बाहर आ जाता है, मगर इस मासूम बच्ची जो कश्मीर के एक इलाके में रहती थी, जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, जो इस वक्त भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जो इस वक्त भी अस्पताल के अंदर इस वक्त सख्त अजियत में है, पता नहीं उसने कल बचना है कि नहीं बचना। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह से लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन वो लोग जो हमारे हीरो हैं उनको बिल्कुल हाजी अकीदत, लेकिन इस पर सियासत करने वाले, इस पर खामोशी इख्तियार करने वालों का भी तो इस कौम को एहतसाब करना चाहिए। वो भी तो एक मुजरम है, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। ये भेड़िए हैं लिबास इंसान में जो थे आए, जो अद खिले सब गुलों के तन से हयात जबरन निचोड़ते हैं, बदन से जान निकालते हैं, उधेड़ कर जिस्म रूह को खींचते हैं, हंसकर दरिंदगी के मकाम असफल से भी है नीचे। इनकी निशानदही होनी चाहिए, इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए, जो विक्टिम्स हैं उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए और माशरे में सर उठाकर जीने की मोहलत देनी चाहिए और उन्हें पीछे से बकअप करने की भी जरूरत है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे DGISPR की ब्रीफिंग के हवाले से जो दी गई और उसके साथ साथ गैर मुल्की सफरा को डोज़ेर पर ब्रीफिंग दी गई और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए वो उन लोगों पर जो विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इसी पर बात करने के लिए PSP के रहनुमा अरशद वोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वोहरा साहब, माजी में जो आपके साथी थे, आप अलहदा हो गए, खुद को सही साबित कर लिया, वो भी अलहदा होकर खुद को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन आपके नजदीक आप सही और वो गलत क्यों है? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो अपने आप को मुस्तफा कमाल ने तो जब आकर 3 मार्च 2016 को जो उनका बयानिया था, अनीस कायम खानी का जो बयानिया था, इट वॉज ए डिफरेंट बयानिया। अच्छा, जो 2016 अगस्त में जो MKM पाकिस्तान के नाम से मौजूद वजूद में आई, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। अब वो MKM, जिसको MKM पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, मुस्तफा कमाल ने आज जो तकरीर अपनी की थी, आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बड़ा वाज़ेह अल्फाज में एक बात बता दी कि आज भी उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो पाकिस्तान है उसका झंडा भी वही है। वहां से अल्ताफ हुसैन साहब जब भी कोई फेसबुक पे तकरीर कर रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, उनका भी झंडा वही है। वहां जो एक वॉइस ऑफ अमेरिका और दूसरे वो चला रहे हैं, उनका भी झंडा वही है। तो फिर अगर झंडा भी वही है, निशान भी वही है, पार्टी का नाम भी वही है, और ये वो पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको देखा जाए कि उस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि रॉ से पैसे लेते रहे हैं। जब ये एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कहता कि उस पार्टी को बैन होना चाहिए? मेरा ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कहता है कि जो भी फॉरेन फंडिंग पर्टिकुलरली किसी ऐसी एजेंट से जो आपके मुल्क की दुश्मन हो, जो आपके मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन हो, अगर वहां से, और वो किस लिए पैसा लिया गया, वो इस शहर में, इस मुल्क में तखरीबकारी के लिए लिया गया। तो मुस्तफा कमाल का जो बयानिया है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि आज भी आपने ये MKM पाकिस्तान जो है, ये अल्ताफ हुसैन की ही MKM है। MKM पाकिस्तान का झंडा वही है, नाम वही है। आप पाकिस्तान पी लगा देने से जो है पार्टी तब्दील नहीं हो जाती। तो ये बड़ी एक क्लियर वाज़े बात है, और मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो सेज। अच्छा साहब, आपने अभी कहा कि झंडा है कि मुस्लिम लीग जो है वो 4 मुस्लिम लीग या 5 मुस्लिम लीग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। झंडा सबका एक जैसा है। आगे जाके मुस्लिम लीग काफ लिख दिया जाता है, आगे जाके मुस्लिम लीग नून लिख दिया जाता है, आगे जाके मुस्लिम लीग जेड लिख दिया जाता है, मुस्लिम लीग शेर लिख दिया जाता है, फंक्शनल मुस्लिम लीग लिख दिया जाता है। झंडा एक होना
तो किसी पाकिस्तान के अंदर तो एक रवायात है, कई मुस्लिम लीग्स हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसके 2 हिस्से थे जब, उस पर भी है, और उसके बाद के 3 हिस्से थे उसके भी है, जमात इस्लामी भी मौजूद है, इसी तरह जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी मौजूद है। बहुत लोग जानते हैं झंडा एक ही है, झंडा तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसका सिर्फ ये बता दें कि जिस वक्त के मुस्लिम लीग के जितने आपने पार्टियों के नाम लिए, राणा साहब, मुस्लिम लीग की जितनी पार्टियों के जितने आपने नाम लिए हैं ना, ये हिस्टोरिकली मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके झंडे सबके अलग हैं, उनका झंडा एक नहीं है। नहीं, किसी एक का मुझे इंतखाबी निशान अलग होता है, इंतखाबी निशान एक नहीं होता। अरशद साहब, इंतखाबी निशान अलग है लेकिन झंडा सबका, उनके झंडे अलग हैं, उनके झंडे अलग हैं, उनके झंडे नहीं, झंडे अलग हैं। मुस्लिम लीग नून में शेर बना हुआ है बीच में, झंडे में शेर, झंडे के अंदर शेर बना हुआ है। सबस रंगे आप पीपल्स पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जो गनवा भुट्टो ने जो पार्टी बनाई, उसका झंडा डिफरेंट है, 3 तिरंगा तो उनका है। आपका ये कहना है अगर एमकेएम पाकिस्तान अपना नाम तब्दील कर ले और झंडा तब्दील कर ले तब काबिल कबूल है? एग्जैक्टली यही तो कहा मुस्तफा कमाल ने, यही कहा कि भाई ये एमएनएज अपनी जगह रहें, अपनी पार्टी का नाम बदल लें, अपना इंतखाबी निशान बदल लें। ये वो चीजें उन्होंने बदलने को कही हैं जो कि विरासत है अल्ताफ हुसैन की, और आज भी अल्ताफ हुसैन यही चीजें इस्तेमाल कर रहा है। कोई अलग अल्ताफ हुसैन का झंडा नहीं है, कोई अलग अल्ताफ हुसैन का इंतखाबी निशान नहीं है, कोई अलग अल्ताफ हुसैन की पार्टी का नाम नहीं है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आए दिन यही हो रहा होता है कि जो है एक हो जाओ, नेक हो जाओ, ये सारा सिलसिला जो चल रहा होता है। अब एक हो जाओ की जो बात करते हैं, एक हो जाओ, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एमकेएम के साथ जो धड़े बने हुए थे वो सारे एक हो जाएं, मिल जाएं, फिर वही लसानी सियासत को हवा देने वाली बात होती है, फिर वही महाजिर का नारा। मुस्तफा कमाल ने एक कर तो दिया 8 नवंबर को, अगर आप देखें तो मुस्तफा कमाल ने सिंधी, पठान, बलोच, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब मुस्तफा कमाल ने आवाज़ हक बुलंद किया था उस वक्त कोई शख्स भी उनके खिलाफ आवाज़ हक बुलंद नहीं कर रहा था। इस पर कोई दूसरी राय नहीं। मुस्तफा कमाल भाई ने, अनीस कायमानी ने, आप लोगों ने जब आवाज़ हक बुलंद किया, एक सवाल है जो सुबह से इस तकरीर के बाद, मुस्तफा कमाल साहब की तकरीर के बाद हमारे भी जहन में आ रहा है, क्या आप लोगों ने, आप भी उसमें शामिल थे उस वक्त सारे, क्या आपने कभी ये महसूस नहीं उस वक्त किया था कि वो अल्ताफ हुसैन जिसके एक हुक्म पे सारा कुछ हो जाता है, उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, उसके पास सारा कुछ एक्सलीविंग कहाँ से चलता है? जब सब लोग इकट्ठे थे तो क्या उस वक्त डर था इसलिए नहीं पूछते थे, मसलहत थी, या फिर वो सब कुछ वो थे और उससे पूछने की जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए, मसलियत नहीं थी, बिल्कुल मसलियत नहीं थी। मुझे पता है उस वक्त जो पैसा अल्ताफ हुसैन को जब जाता था, वो यहाँ जितने इनके मिनिस्टर्स बनते थे वो अपना अपना हिस्सा पहुंचाया करते थे। वो जो है केकेएफ जो है, केकेएफ खाले जमा करता था, केकेएफ ज़कात जमा करता था, अरबों रुपए उसमें जमा होते थे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग भी इनके फाइनेंसेस को मैनेज करते थे वो इन चीज़ों को मैनेज करते थे, उससे हमारा कंसर्न ही नहीं था। वोरा साहब, ये तो आप ये कहना चाहते हैं यानी एक ग्रुप पहले था, उसमें से कुछ लोग अलग हो गए, कुछ ने अपना नाम वही रखा लेकिन अलग होना वाजे किया। एक जाहिरी तब्दीली है, एक बातनी तब्दीली है। वो बातन से खुद को तब्दील कर चुके हैं अपने मौकिफ के मुताबिक। आप ये चाहते हैं कि वो जाहिर अपना तब्दील करें, बातिन तब्दील हो या ना हो? हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि देखें, इस मुल्क में अगर तो आप कहते हैं, या तो फिर आप इस बात को माने कि अल्ताफ हुसैन गद्दार नहीं है, अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट नहीं है। अगर अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है, अगर अल्ताफ हुसैन गद्दार है, तो फिर आप उसकी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। ये झंडा उसकी लेगेसी है, ये पतंग उसकी लेगेसी है, ये नाम उसकी लेगेसी है, तो आप उस चीज को कैरी कर रहे हैं। आप आज अगर कोई चीज खा रहे हैं तो कोई पता नहीं अल्ताफ हुसैन के नाम की खा रहे हो। तो अगर उस चीज को खत्म करना है, ये पाकिस्तान का कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, इसमें कोई इफ्स और बट्स रहने ना देना। आप नाम बदल लें, आप अपने एमएनएशिप रखें, आप अपनी मिनिस्ट्रियां रखें, आप एमपीशिप रखें, सब कुछ रखें ना। आपके फरूक नसीम साहब जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे लीगल, मतलब इस वक्त तो वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, तो वो बेहतर एडवाइस भी कर सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में आपने एक और बड़ी अहम शख्सियत का नाम लिया जो कराची में है और एमकेएम का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने उनका नाम लेके कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ा।
या पाकिस्तान के पासपोर्ट की, वहाँ पे कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। तो ये जो बात आपने एक इल्ज़ाम है या जो भी है मुबैना इल्ज़ाम, इसका कुछ सबूत है? जी, ये उस वक्त के अखबारों की मेरे ख्याल से मुस्तफा कमाल ने कटिंगें दिखाई हैं उस वक्त के अखबारों की। और ये जो अभी एक उन्होंने नाम बताया था शाहिद मुत्तहदा शाहिद, जिसको कि अभी जो है एजेंसियों ने अभी जिसको 1 साल पहले या 6 महीने पहले इसी पीरियड में गिरफ्तार किया है, तो उसकी जीआईटी में उसने ये बात कही है कि उसको जो है वो साथ छोड़ के आए थे वहां पे, वो उनके साथ गया था वहां पे। क्या उनके पास अभी भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसका इंकशाफ किया गया कि भारत की जानिब से उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा के दिया गया? नहीं, वो तो फिर वहां से फिर ट्रैवल करके अमेरिका चले गए थे और फिर अमेरिका में जो है वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट दोबारा बनवा लिया था, जिस पे वो ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस आए। उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट तो था नहीं। सही। जो इल्जामात लगाए गए उनके सबूत भी अगर हैं तो वो अदालती फॉरम पे भी जाने चाहिए। पाकिस्तान के साथ हर किसी को मुहब्बे वतन होना चाहिए। ये धरती आपकी माँ है, इसी धरती में जीना, मरना, सलामती और इसका तकद्दुस आपका फर्ज भी है और आईनी इकदार में भी शामिल है। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।